Hello, welcome to all of you. Again, I am requesting to all of you that concentrate your mind on today's session. चलिए स्वागत करते हैं। आज पुनः हम सभी एक नई विषय वस्तु जो गणित के क्षेत्र से है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसकी मौलिकता को समझेंगे, उसके विषय वस्तु को समझेंगे और कैसे उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया जाता है। इस पर हम लोग आज एक गंभीर वार्ता करेंगे। वस्तुतः गणित को जितना भी समझो उतना कम है, क्योंकि गणित अपने अंदर एक बहुत बड़ी विचार, एक बहुत बड़ी संकल्पना को समावेशित रखता है। तो अतः इसके बावजूद मैं प्रतिदिन नए नए टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आता हूं और कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पर आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो विचार हैं, उसको और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए और उसको स्पष्ट कैसे किया जाए। इसी कड़ी में मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात। अंग्रेजी भाषी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर चर्चा करें। जैसे ही मैं यह नाम लिखा हूं, जैसे ही मैंने बोर्ड पर यह नाम लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मन में आनंद की अनुभूति आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है मतलब गणित के प्रति अभी आसक्ति में कमी है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है गणित का जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः एक प्रबल संभावना होती है। देखो भाई, कोई भी गाइड, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर कभी यह एश्योर 100% नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर नॉट द डिजाइनर ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले तो हैं, हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं। तो प्रश्नकर्ता किस सेगमेंट से प्रश्नों को उठाएगा, इस पर कोई भी व्यक्ति 100% सारे क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकता है, सारे पोर्शन को कवर नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग क्या है कि प्रश्नों को देखते हैं, विगत प्रश्नों को देखते हैं और उससे यह संभावना तलाशते हैं कि किस सब्जेक्ट के किस भाग से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो उसके आलोक में यह कहा जा सकता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात अपने आप में वाकई में एक गंभीर टॉपिक है जिससे कि प्रश्न आता है। अब पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। सवालों को हल करने के पहले मैं अपने वर्ग कक्ष में भी बच्चों को बोलता हूं कि भाई सबसे पहले तुमको क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है। यू हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेडिंग, कि आखिर हेडिंग का मतलब क्या है। हेडिंग को समझ लेंगे ना तो ये समझ लेंगे कि आखिर उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। फिर कैसे पढ़ना है इसकी चर्चा तो शिक्षक करेगा, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो वस्तुतः हम लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि अनुपात और समानुपात किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, इसमें कौन से कार्य करने होते हैं, इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आदि आदि। पहले हम चर्चा करते हैं अनुपात की। सबसे पहले भाई जिस प्रकार से परसेंटेज के लिए सर आपने यह सिंबल दे दिया, उसी प्रकार से क्या अनुपात और समानुपात के भी कोई संकेत होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अनुपात के लिए सामान्यतः इस प्रकार के चिन्हों का यूज किया जाता है। अनुपात के लिए सामान्यतः इस प्रकार के संकेत का व्यवहार किया जाता है। वहीं समानुपात के लिए यह 4 बिंदु हो जाएगा। समानुपात के लिए क्या हो गया? 4 बिंदु हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने? सिंबल। सबसे पहले क्या जाने कि आखिर भैया इसका सिंबल क्या है। तो अनुपात का 2 बिंदु और समानुपात के 4 बिंदु होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अनुपात के अधीन हम लोगों को करना क्या होता है और समानुपात के अधीन करना। तो सामान्यतः अनुपात पर क्वेश्चन काफ़ी सरल हो जाता है। सामान्यतः अनुपात पर क्वेश्चन काफ़ी सरल हो जाता है। इसलिए इस सेगमेंट में कहने के लिए यह चैप्टर है अनुपात और समानुपात,
लेकिन ज़्यादा प्रश्न किससे पूछा जाता है? समानुपात से पूछा जाता है। ज़्यादा प्रश्न किससे पूछा जाता है? समानुपात से पूछा जाता है। लेकिन अब अनुपात में करना क्या है? एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक प्रश्न दिया गया कि 16 तथा 9 का अनुपात ज्ञात करें, इसमें इसी प्रकार के सरल प्रश्न आएंगे। तो सरल प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो, और फिर आगे चल के समानुपात पे भी चर्चा करेंगे कि 16 और 9 का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि A तथा B, अगर आपको कहा जा रहा है कि A तथा B का रेशियो निकालिए, रेशियो मतलब अनुपात निकालिए, तो हम करते क्या हैं? A बटा B कर देते हैं। करते क्या हैं? A बटा B कर देते हैं। तो और उसके बाद जो यह अभाज्य रूप में कटने के बाद आता है, मतलब अगर मान लीजिए कि A और B वैसी संख्याओं का संग्रह है जिसको एक सामान्य कोई एक कॉमन संख्या x काट सकती है, तो हम उसको कट करके उस रूप में लाएंगे कि अब जो है A और B किसी भी संख्या से नहीं कटे, A और B किसी संख्या से नहीं कटे। ठीक है, तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे? 16 और 9, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? A बटा B में लिखेंगे, तो 16 बटा 9 लिखे। अब देखेंगे कि क्या कोई एक सामान्य कॉमन संख्या है जो दोनों को काट सकती है? हाँ है। क्या जवाब आना चाहिए? है, हाँ कि ना? जो ऑनलाइन देख रहे हो वो जवाब दो। तो जवाब आएगा कि हाँ है सर, लेकिन वह संख्या एक है मात्र। तो भैया एक से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, एक से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर x कोई संख्या है और इसको या तो x से गुना करेंगे तो भी x होगा, और इसको अगर x से भाग देंगे तो भी क्या होगा? x होगा। मतलब एक कॉमन संख्या है जो सभी अंकों को विभाजित करती है, लेकिन उससे अंकों के मान पर, संख्याओं के मान पर कोई प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को हम लोगों को समझने की आवश्यकता। तो इसका उत्तर उस आधार पर क्या हो गया? फिर इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 16:9। क्या हो गया? 16:9। ये आपका आंसर हो गया। 16 तथा 9 को अगर अनुपात के तौर पे प्रकट करना है तो इसका आंसर क्या हो गया? 16:9 हो गया। यह तब हुआ जब यह संख्या किसी के द्वारा विभाजित नहीं है। लेकिन अब एक चीज को समझो, यही यहां पर रहता 15 तथा 9। अब मैं दूसरी संख्या क्वेश्चन दे दिया, मैंने दूसरा प्रश्न दिया कि 15 तथा 9 का अनुपात ज्ञात करें। अगेन हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे? 15 और 9 कर दिए, बटा कर दिए, A बटा B। अब पता करेंगे कि एक के अतिरिक्त क्या कोई और ऐसी संख्या है जो उसको विभाजित कर सकती है? जवाब मिलेगा हाँ है सर, बिल्कुल है सर। और वह संख्या क्या है? एक के अलावा 3 है। क्या है? 3 है। तो अब 3 से काट दिए, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, मतलब क्या हो गया? 5/3। तो इसका अनुपातिक ये जो प्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा? 5:3। इस उदाहरण से आप सरलता के साथ समझ रहे होंगे कि जो दो संख्याएं दी गई उसको हमें एक के अलावा वैसी संख्या का चुनाव करना है जो दोनों अंकों को काट सके, ताकि वो फिर अविभाजित प्रकरण में आ जाए। उसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन संख्या नहीं रहे जो उसको काट सकता है। और अब 5 और 3 एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे, तो अनुपात क्या हो गया? 5:3 हो गया। इन दोनों उदाहरणों से आप क्या पा रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी संख्याओं को। अब जैसे अब इसका प्रेजेंटेशन देखो भाई, इसका जो है प्रेजेंटेशन देखो। अब जैसे अब यहां दे दिया गया 225 और 150, 225 तथा 150 का अनुपात ज्ञात करें। हम लोग क्या किए? 225 लिखे, 150 लिखे। अब चूंकि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें मैं यह मान कर चलता हूं कि आप सभी एक परीक्षार्थी हैं, एक विद्यार्थी हैं, और मैं आपको बुनियादी विचारधारा के साथ ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो मैं अब सीधे लंबे संख्या से नहीं काटता हूं, छोटा संख्या लेता हूं। तो एक चीज तो तय है कि 5 से विभाजिता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 रहता है तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। विभाजिता का नियम मेरे पिछले वीडियोस में ऋषि द क्रिएटर में आप जाएं, आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि 2 किन संख्याओं को काट सकता है, 3 किन संख्याओं को काट सकता है, मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। तो जो प्रमुख संख्या है उसकी चर्चा मैंने की है। तो 0 और 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 तिहाई 30,
5 चौके 20 आया, 5 चौके 20, 2 22, 5 25, सॉरी 49 नहीं होगा, ये 45 होगा। ठीक है सर, 45 हो गया। चलिए अब उसके बाद ये कटेगा किसी से, हाँ 5 छक 30, 5 9 45 कट गया सर। फिर कटेगा किसी से, तो हाँ 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, मतलब क्या हो गया, अब ये 3/2 हो गया, मतलब इसका अनुपात क्या हो गया, 3/2 हो गया। इसका अनुपात क्या हो गया, 3/2 हो गया। लेकिन यह चीज़ मैंने बुनियादी तौर पर आपको बताने का प्रयास किया कि आप सरलता से समझें। अगर आप मल्टीप्लिकेशन को जानते होंगे तो आपको पता होगा और इसको इतना काटने का भी जरूरत नहीं है। आप तुरंत आपका आईक्यू लेवल बताएगा कि 75 से ये कटेगा, तो 75 × 2 150, 75 × 3 तो 3/2, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 3:2 लिखा जा सकता है। लेकिन मौलिकता तो यही है कि छोटे छोटे अंकों से हम काटें और उसको छोटे और सरलतम रूप में लेकर जाएं। यह हुआ आपका अनुपातिक निरूपण। यह आपका क्या हुआ, अनुपातिक निरूपण हुआ किसी संख्या को प्रकट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अनुपात के सवालों को अब आप बेहद ही आसानी और सरलता के साथ देखो, मेरे वीडियोस को देखो। मैं बार बार बोलता हूं कि तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। बेस मजबूत होगा ना, उसके बाद कई सहयोगी मित्र मेरे मिलेंगे जो तरह तरह से तुम्हारे कार्य प्रणाली में गति प्रदान करने की कोशिश करेंगे या ला देंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को समझे। जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट को समझे, चूंकि वह अगली सीढ़ी होती है, वह सफलता के लिए बढ़ने वाली की ओर बढ़ने वाली अगली सीढ़ी होती है, जिसमें हम निपुणता, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि को देखते हैं। अब सवाल आता है समानुपात का। अब सवाल आता है समानुपात का, तो इसको ना मेरे हिसाब से इंग्लिश में दो अनुपातिक आंकड़ों का एक आधार पर मूल्यांकन। इसको तुमको समझने के लिए जो भाषा तुम आसानी से समझ सकते हो, उसके तौर पे मैं इसको मानता हूं कि यह दो रेशियोज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में सहायक होता है। जो अनुपातिक निरूपण होता है, तो दो आंकड़े जो अनुपातिक निरूपण में है उसको हम लोग लेते हैं और उसको एक प्लेटफॉर्म पे रख के और उसके बीच संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात वस्तुतः इसका जो निरूपण होता है वह होता है A/B समानुपात C/D। अर्थात यह कहना चाहता है कि 4 आंकड़े हैं A B C D। यह कहना चाहता है कि ये 4 आंकड़े अगर हैं A B C D, तो A और B का जो अनुपात है वही होना चाहिए जो C और D का है। इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से समझो, चूंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया तो पक्का समझो कि तुम समानुपात को समझने में सक्षम हो जाओगे। वस्तुतः यह 4 आंकड़ों का खेल होता है A B C D, और मैंने ABCD इसलिए लिया ताकि आप समझें कि मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें अंक कुछ भी हो सकता है, और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि भाई यह जो ABCD है, यह जो ABCD है, इसमें जो AB का अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, C और D का होगा, और इसी को एक जगह पर समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। यही समानुपातिक पद्धति है, यही इसी चीज को हमें समानुपात में पढ़ना हो। अब तुम सवाल बताओगे कि ठीक है सर, इसको किसी और रूप में लिख सकते हैं क्या? तुम्हारा अगला सवाल तो ये आना चाहिए कि सर बहुत अच्छा चीज बताया, लेकिन इसको किसी और सरल रूप में लिखा जा सकता है क्या? मैं जवाब दूंगा बिल्कुल हाँ, लिखा जा सकता है। और तब तुम जो अभी कुछ बच रहा होगा, समझने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो,
ए अनुपात बी को और किस रूप में लिखा जा सकता है, ए बटा बी। ए अनुपात बी को और किस रूप में लिखा जा सकता है, ए बाई बी। लिख दिया सर। और मैंने क्या कहा, इक्वल। अभी मैंने क्या बताया कि जो चारों आंकड़े हैं उसमें ए और बी का जो अनुपात है वह सी और डी के अनुपात के बराबर होगा। बराबर, आप मेरे अगर शब्दों पर गौर किए होंगे तो बराबर जो मैंने शब्द यूज किया वो किसके लिए किया है, इसके लिए किया है। बराबर किसके लिए यूज किया है, इसके लिए। बराबर सी अनुपात डी मतलब सी बाई डी। वस्तुतः तुम लोग याद कर लो, यही वो आंकड़ा का खेल है। दिस इज द गेम ऑफ द डाटा। समानुपात के जो प्रश्न होते हैं वह मूलतः इसी पर आधारित होते हैं, जिसको कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फंडा पे जाते हो तो हम लोग और किस रूप में लिख सकते हैं। बोलोगे सर ये तो बड़ा ही कॉमन है, हम लोग गणित में पढ़ते रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a गुने डी बराबर c गुने b। यही खेल है। जो समानुपात के प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। वह जो है ना, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। या तो आप सवालों को इस पर हल कर लो, या तो आप सवालों को इस पर हल कर लो। आप बेहद ही आसानी के साथ किसी भी सवाल को इन दोनों में से किसी एक माध्यम के आधार पर हल कर सकते हैं। अब तुम्हारा सवाल आएगा कि सर बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन मजा तब और बढ़ जाएगा जब आप अपने इस दिए हुए कथन को, इस बताए हुए कथन को प्रमाणित करेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। तो चलिए, अब प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब उसके माध्यम से मैं इस विचारधारा का इस्तेमाल करके उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। अब सवाल आता है, क्वेश्चन है परीक्षा में 2:3 समानुपात 4:x। परीक्षा में क्या आपको दिया गया, x का मान ज्ञात करें। क्या दिया गया कि x का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहे हो, ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। इस तरह के तो सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? कोई आंकड़ा उठा लो ना, कोई आंकड़ा उठा लो। ये क्यों उठाओगे? यही उठाते हैं। क्यों? चूंकि फाइनली उत्तर के पहले हर को इसी में सेट करना है। उत्तर के पहले, जस्ट बिफोर द गेटिंग आंसर, दिस वन इज द सेकेंड लास्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। यह उत्तर को हल करने के लिए एक जस्ट आखिरी से एक पहले की सीढ़ी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अब आपको दिमाग में तो आपको मैंने बोल दिया है कि डाल लो भैया यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने क्या कहा है, a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। मतलब मूलतः आपको याद रखना है कि मैंने यह कहने की कोशिश की कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे। स्क्रीनशॉट अगर ले लोगे ना तो समझ में रहेगा, कभी भूलोगे तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, कन्फ्यूजन ना हो। सिंबल भी दे देता हूँ कि आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के बाद याद रहे। कर दिया ना काम कर दिया, आंसर आ गया। a इंटू डी 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। एक्स का मान क्या हो गया, 3 गुने 4 बटा, उत्तर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उत्तर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उत्तर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मिलाकर देख लेते हैं। मैं वस्तुतः जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था बाल्यावस्था से, तो मैं उत्तर से ही प्रश्न को क्रॉस चेक कर लिया करता था। इसको चेक कर लेते हैं ना, 6 का मान आया, हो सकता है वही गलती हो। 2/3 बराबर क्या कहा है सर ने कि इधर इतना बटा भी बराबर होगा, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। सही बोला सर, आपका जवाब होगा सही बोला सर, 4:6 ही होगा, तब दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा। आंसर चेक हो गया, उत्तर आपका आ गया। अब इसी से मिलता जुलता हम अब दूसरा सवाल हल करेंगे। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल हल करेंगे, ताकि आप जो बच्चे बना रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो अपने अंदर प्रश्नों के प्रति एक जिज्ञासा का भाव लाएं। 5:10 समानुपात x/12। x का मान ज्ञात करें। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। द रिलेशन बिटवीन दिस
एंड द रिलेशन बिटवीन दैट। कर देते हैं ना सर। 5 गुने 12 इज इक्वल टू 10 गुने x, और x का मान क्या हो गया 5 गुने 12 बटा, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 छक 12। यहाँ पर उत्तर कितना हो गया 6 हो गया। उत्तर कितना हो गया 6 हो गया। आप देख सकते हैं ये भी 1:2 है और ये भी 6/12 मतलब 1:2 है। आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ अगर हम इस चीज़ को समझ ले कि A/B proportion C/D, it means what, we have to multiply the first data with the last data and the in other hand side which belongs to equal to sign B into C। अगर ये कर देते हैं बेहद ही सरलता के साथ, पहले और आखिरी को गुना कर दीजिए और अंदर वाले दोनों को एक तरफ गुना कर दीजिए, दाएं और बाएं लिख दीजिए, जो भी वेरिएबल होगा आपका उत्तर आ जाएगा। आप बेहद आसानी के साथ इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही मज़ेदार और बड़े ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को बड़ी ही सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया, लेकिन सवालों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह के अगर सवाल आने की संभावना 30% होती है तो हम अभी एक और प्रकार के प्रकरण पे चलेंगे, टाइप पर चलेंगे, उससे सवालों के आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मौलिकता को जांचने के लिए प्रश्नकर्ता के पास कुछ अतिरिक्त ताकत अथवा जानकारी का होना महसूस होता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो भाई, चीज़ों को ना जो कमज़ोर हो, जो तेज हो वो तो तेज ही होते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो ज़्यादा तेज होते हैं ना वो गिरते बड़ा मस्त है। तो इसीलिए आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में एक डोर का फासला होता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे साधारण हैं, औसत दर्जे के हैं, मैं आपको वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जंप करें, आप भी ऊपर उठें और उनको टक्कर दें। और जो धीरे धीरे ऊपर उठता है ना उसको गिरने की संभावना घट जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कितनी परिश्रम के साथ सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की ओर। अब एक सवाल का दौर आता है, अब एक सवाल का दौर आता है जिसमें प्रश्न रहता है। क्वेश्चन को देखना, अगर A/B इज इक्वल टू 2:3 तथा B/C इज इक्वल टू 3:5, तो A/B/C कितना होगा? क्या बोलते हो? मज़ेदार सवाल है कि नहीं है? ऐसे सवाल तो आते हैं। अब तो सवाल में रोमांच आ रहा है, अब लग रहा है कि हम लोगों को पढ़ना होगा, प्रयास करना होगा। वो जो था ना प्रोपोर्शन का आइसक्रीम था, लेकिन यह जो है ना प्रोपोर्शन का पत्थर है। अब जो है सवाल जटिल हो रहा है, लेकिन जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, निरंतरता कायम रहनी चाहिए। यह सवाल भी हलवा की तरह बनेगा, बनना है इसको। वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल, हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रश्नकर्ता क्या पूछता है कि अगर भाई A और B का अनुपात 2:3 है तथा B और C का अनुपात 3:5 है, तो A/B/C कितना होगा? पहला। और पूछ सकता है कि A/C कितना होगा। ये दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करेंगे क्या? सर जी आपने तो परेशान कर दिया ना, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। अब आपको पल भर में उत्तर दिखेगा। तो उत्तर आया कैसे? हम लोग इसको लिखेंगे। बार बार मैं आपको मैथ्स में बोलता हूँ ना कि पहले जो होता है ना प्रश्न थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं कि वो गणित में कैसे उसको हम लोग लिखेंगे, जिस पे हम लोग हल करें। तो सीधे आंकड़ों को लिखते हैं। A/B इज इक्वल टू कितना लिख रहा है? 2:3। ठीक, सही बात। थोड़ा दूर करके लिखते हैं, 2:3 लिख रहा है। फिर क्या अगला है? B/C, तो B के नीचे B लिख दिया, लिख देते हैं, सॉरी 2:3 है।
बी अनुपात सी कितना लिख रहा है? 3:5। तो अब यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी है। यहाँ पर आंकड़ा आपका ए और बी के लिए है, सी के लिए तो है नहीं। दूसरे में क्या है? बी और सी के लिए है, तो 3:5 लिख दिया। यहाँ ए के लिए तो है नहीं। इस तरह के प्रश्न जिसमें आप गौर से देखेंगे बी के लिए जो संख्या है वह कॉमन है। अगर ए बी और सी का खेल हो रहा है और अनुपात में जो उसके आंकड़े मिल रहे हैं, अगर यह 2:3, 3:5 है, या अगर 4:5 और 5:9 रहता, मतलब बी का दोनों तरफ अनुपातिक निरूपण 1 होता, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हम सीधे 2 का 2 उतारते, 3 कॉमन था, कुछ करने का जरूरत नहीं है, 3 उतारते और 5 का 5 उतारते। उत्तर मेरा आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? 2:3:5 हो गया। पहला आंसर आ गया कि 2:3:5 है सर। और दूसरा ए और सी, तो ए अनुपात सी कितना हो गया? 2:5 हो गया। दोनों उत्तर बेहद ही आसानी के साथ आ गए। फिर से एक बार, यह उन आंकड़ों के लिए है कि जिसमें ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में अगर बी में दिया गया मान दोनों में 1 है तो हम सीधे उनको एक जगह लिख देंगे, सीधे उसको एक जगह लिख देंगे और ए बी सी का अनुपात मिलकर आ जाए। लेकिन अगर यह आंकड़ा अलग हो, अगर यह आंकड़ा अलग हो तो अलग कैसे होगा? अलग कैसे होगा? अभी होगा ना, अभी हो रहा है। थोड़ा मिटा लेते हैं, और सवालों को की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे सवाल में आ गया कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, 2:3 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5। तो क्या करेंगे? मैंने तो बताया था आपको कि भाई ए लिख लो, बी लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। एक तरफ लिख के देखते हैं। ए बी का क्या है? 2 3 और बी सी का क्या है? 4 5। ए बी सी। आपके अंदर अब यह सवाल उठने लगा होगा कि सर वो पिछला में तो दोनों तरफ बी कॉमन था, बन गया, बेहद आसानी से बन गया, उत्तर भी आ गया, सर इसमें तो अलग है, क्या करेंगे? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें 2 प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है, 2 प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। टाइप 1 और मेथड 1 की अभी मैं चर्चा करूंगा। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? मेथड 1। मैं 2 तरीके से आपको बनाना बताऊंगा, जिसके बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। अनुरोध है, ऋषि द क्रिएटर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर न समझ में आए तो YouTube पे लिंक पर जाकर 2 बार सुनना। अनुपात और समानुपात तुम्हारे मुट्ठी में, वो सिर्फ शब्द नहीं है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, पक्का आप 2 बार सुनेंगे, उसके बाद आप इसमें सक्षम हो जाएंगे कि आप कहीं भी जाके रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रश्न को बनाने के तरीके पर ध्यान। ऋषि सर क्या करें, क्या करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या करना है? पहला स्टेप करो, वह कॉमन संख्या पता करो जो जिससे यह दोनों कटे, जिससे यह दोनों या जिसको यह दोनों काट दे। तो 3 और 4 के लिए स्टेप 1 क्या है? 3 और 4 के लिए वह कॉमन संख्या क्या होगी? 12 होगी 12। कंफर्म हो ना? 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम में ही ना होता है कि वह संख्या का मान मिलती है जिसको दी गई सभी संख्याएं विभाजित करती हैं। तो 3 और 4 का मान कितना आ गया कॉमन? 12 आ गया। 12 आ गया तो उत्तर आ गया। 12 आ गया तो उत्तर आ गया। करना क्या है? इसमें क्या खेल है? 3 12 को कितने बार में काटेगा? 4 बार में। कितने बार में काटेगा? 4 बार में। और यह कितने बार में? 4 12 को कितने बार में काटेगा? 3 बार में। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेप 2 में क्या लिखाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है, ए बी सी, गौर से देखना। और इधर क्या हो गया? 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15।
अब तो ये दोनों सेम हो गया ना बंधु, 8, 12, 15। ए बी और सी का अनुपात क्या आ गया, 8:12:15। आंसर तो आ गया। ए बी सी का अनुपात 8:12:15 आ गया, उत्तर आ गया। अगला सवाल अगर रहता है ए सी, मतलब क्या हो गया, 8:15 हो गया। दोनों उत्तर आपके आ गए। आप देख सकते हैं कितनी सरलता से। यह तो पहला विधि हुआ, यह जो है ना आपका पहला विधि हुआ। एक विधि से काम नहीं बनता है यार, एक विधि में तुम भी बोर हो जाओगे कि सर आपने बड़ा ही सरलता से बता दिया कि इसको जो है पुराने मेथड पे लिख दिए 2, 3, 4, 5, और जो बी कॉमन है उसका एलसीएम निकाल लिया, उसको कट किया, जितने से कट हुआ ऊपर वाले को गुना कर दिया, नीचे वाले को गुना कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे लिख दिया, हो गया। कभी कभी थोड़ा और विकल्प होना चाहिए ना। अब अगले इसका मेथड 2, इसका जो है ना, अब हम लोग मेथड 2 पे जाएंगे। मेथड 2 और भी मज़ेदार है। मेथड 2 जो है ना और भी मज़ेदार है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कुछ बना दो आप। क्या करना है, ए बी सी, फिर वही करेंगे ए बी बी सी। गौर से देखना, ये अगला तरीका है। मतलब 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है ऋषि सर, कर दिए, कुछ करना ही नहीं है। इसके आगे ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी लिख देना है। जहाँ जो जगह खाली है, जहाँ जो जगह खाली है वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बगल का मान भर देंगे। अब यहाँ जगह कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, तो इसके बगल में कौन सी संख्या है, 3 है। लिख दे ऋषि सर, लिख दो भैया। यहाँ खाली है तो यहाँ के इधर तो कुछ है नहीं, इधर कौन संख्या है, 4 है, 4 लिख दे ऋषि सर, लिख देते हैं। कुछ मत करो, अब गुना कर दो, गुना करके लिख दो। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8:12:15। आंसर आ गया। ये तुमको लगा होगा कि हाँ ये जो ऋषि सर ने बताया ना, ये झन्नाटेदार बताया। आप इस तरह से आसानी से कृषि प्रश्न को हल कर सकते। अब समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए मैं दोनों प्रक्रिया से आपके प्रश्नों को हल नहीं करूंगा, मैं दोनों प्रक्रिया से आपके प्रश्नों को हल नहीं करूंगा। अब इस प्रक्रिया के आधार पर ही मैं 1-2 और प्रश्नों को हल करूंगा, ताकि आप जब मेरे वीडियोस को देखें तो अगले उदाहरण के साथ आपके मन में जो भी धूल या जो भी संशय की स्थिति हो वो मिटती चली जाए। तो इस प्रकरण में हम लोग अब एक सवाल लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लाते हैं, थोड़ा मज़ेदार लाते हैं। सवालों को जब तक जटिल न किया जाए ना, मज़ा नहीं आता। ये बात तो तुम भी मानोगे कि हाँ सर सवाल तो जटिल होने चाहिए, जटिलता होनी चाहिए। अब एक प्रश्न देता है तुम्हें, प्रश्नकर्ता क्वेश्चन को अब मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कि अगर A अनुपात B का मान 2:3 दिया हुआ है, कॉमा B अनुपात C का मान 3:4 दिया हुआ है, और C अनुपात D का मान 4:5 दिया हुआ है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालें। यह समानुपात का जटिलतम प्रकरण है जो सवाल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो सवाल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मेथड 1, A B C D। पहला क्या है, ए बी है ना, पहला आंकड़ा किसका है, ए और बी का है, तो 2 और 3 लिख लिया। दूसरा आंकड़ा किसका है, बी और सी का है, 3 और 4 लिख लिया। तीसरा आंकड़ा किसका है, सी और डी का है, 4 और 5 लिख लिया। अब इसको अगर आप एक कॉमन फिनोमिना के साथ देखें तो आप पाएंगे कि इसमें कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें किसी भी प्रकार के दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? चूँकि यहाँ बी और बी का अनुपात 1 लिखा हुआ है और सी और सी का अनुपात 1 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग 2 लेयर में सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो पहले ए बी सी को 1 कर देते हैं, फिर सी डी को 1 कर देते हैं, या सबको मिला देते हैं।
तो हम लोग आसानी से आंसर लिख सकते हैं 2:3:4:5। चूंकि यह सभी एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर मान लो कि यह 3 दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा तरीका बताओ जिससे कि अगर यहाँ पर आंकड़े अलग भी हो, मान भिन्न भी हो, तो भी सवाल बन जाए। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, बगल के बगल में फिलअप करना। यहाँ पर खाली दिख रहा होगा, यही आंकड़े खाली हैं ना, देख रहे हैं, भर देते हैं। 3 है, 3 3, 4 है, 4, 3 के इधर 3, 4 है तो 4 और 4। अब इसको गुना कर लो, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 4 चौके 16 तिहाई 48, 5 चौके 20 तिहाई 60। यह आ गया। अब हम लोग करते क्या थे अनुपात में, सबसे छोटा कि अब अविभाजित नहीं हो, छोटे में काट देते हैं। 12 से काट दो ना, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उत्तर क्या बताया था, 2:3:4:5। आपका उत्तर यही आ गया कि नहीं आ गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आप दिए गए प्रश्नों को बेहद ही सरलता से अनुपात और समानुपात को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको वस्तुतः समझ में आई होंगी और इसके माध्यम से आपने सवाल की गंभीरता को समझा होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।